आज का लेक्चर हमारे फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट और उस पिछले साल के आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, हम वो सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे। देखो 2023 में तो आयोग ने इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अगर 2022 की बात करें, 2022 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, 18 में भी, मतलब लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। और हम जो जब से पैटर्न चेंज हुआ है उससे पहले वाले भी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब 2021 में पूछा गया था तो वो क्वेश्चन पुराना वाला ही था एक टाइप का। तो पुराने वाले को ऐसा नहीं कि पैटर्न चेंज हो गया तो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन नहीं बदलेगा, क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर पिछले साल के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पहले हम जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्रेहेंसिवली कवर करेंगे और फिर उसके बाद पिछले साल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये था तो हम बाद में देखेंगे इसको, और एक क्वेश्चन ये था, ये 2022 में पूछा था, 2023 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो अभी हम इनको बाद में देखते हैं, क्योंकि आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका ये टॉपिक कंप्रेहेंसिवली कवर हो जाए, तभी आप इस चीज को कवर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चीज के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों के बेसिक वैसे मैंने इसके बारे में करा दिया है। देखो स्टेट, कोई भी जमीन का टुकड़ा, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या कोई जमीन का टुकड़ा उस पर रह रहे लोग हों तो क्या उसको स्टेट बोलेंगे। देखिए स्टेट के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो फिलफिल होना जरूरी होते हैं। एक तो एक जमीन का टुकड़ा होना चाहिए। जमीन का टुकड़ा मतलब कुछ काफी बड़ा जमीन का टुकड़ा हो, ऐसा ना हो कि 8-10 लोग रह रहे हो, वो कुछ रीजनेबल साइज होना चाहिए उसका। एक तो जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरा उस पर लोग रह रहे होने चाहिए, वो भी परमानेंट लोग होने चाहिए। तीसरा, वहां पर जो लोग रह रहे हो उन लोगों ने एक अपना गवर्नमेंट मतलब गवर्निंग सिस्टम बना रखा हो, मतलब गवर्नमेंट होनी चाहिए। और फोर्थ है सॉवर्निटी। सॉवर्निटी का मतलब ये होता है, ये मेन कंपोनेंट होता है किसी भी चीज, स्टेट का मेन कंपोनेंट होता है कि ये जो लोग हैं अपने जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं अपने बाउंड्री के अंदर, इन पर किसी भी बाहर की कोई स्टेट या किसी पावर का या किसी लोगों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी मर्जी से अपने अपने लोगों के लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट जरूरी होते हैं किसी भी स्टेट को स्टेट कहलाने में। तो देखिए बहुत आज की डेट में जब से ग्लोबलाइजेशन आया तो स्टेट जो ये जो है कहीं ना कहीं, ये जैसे कि मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये अपने आप में कोई स्टेट, मतलब ये जो कैटेगरी सॉवर्निटी वाला पॉइंट जो कहीं मिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा नेपाल में भी यही हो रहा है कि जैसा चाइना चाहता है वैसे ये लोग करते हैं। तो सॉवर्न इनके पास लोग भी है, सरकार भी है और टेरिटरी भी है, लेकिन सॉवर्निटी कहीं ना कहीं इनकी खत्म हो रही है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अपनी कोई अपने आप में सॉवर्निटी है नहीं। अगर उसके न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दी जाए तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी जो स्टेट है उसको स्टेट कहलाने में। तो वैसे चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट के बारे में बात हो गई है। अब हम बात करते हैं हम आर्टिकल 1 के बारे में। देखो आर्टिकल 1 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल 1 में जो शब्द लिखे हुए हैं उनका क्या मतलब है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आर्टिकल 1 हमारा ये कहता है कि जब पहले तो ये बता दो कि आर्टिकल 1 ऐसा पढ़ा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ द स्टेट, ऐसा पढ़ा जाता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया भी आ रहा है और भारत भी आ रहा है। आर्टिकल 1 पढ़ना जरूरी है, क्योंकि और जब ये इंडिया अलायंस बना था तो उसमें इंडिया शब्द आ गया था तो उसको काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी, दुनिया भर के वो चल रहा था। तो इसलिए इसको आर्टिकल 1 को पढ़ लेना चाहिए कि भाई कैसे रिएट किया जाता है। देखिए आर्टिकल 1 के अंदर जब ये इसका नाम रखा जा रहा था भारत का, तो ऐसा बोलता है, कुछ लोग बोल रहे थे कि भारत रखो, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इंडिया रखो। तो फिर अम्बेडकर साहब ने मिला जुला रख दिया कि ठीक है भाई इंडिया भी है भारत भी है। तो ऐसा पढ़ा जाता है आर्टिकल 1 को, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट। तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ द स्टेट है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कीवर्ड है ये, ठीक है। आप इस पर रट्टा मार के ऐसे याद नहीं कर सकते, बहुत ही कीवर्ड है। तो यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा यहाँ पर रादर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट। देखो फेडरेशन का मतलब ये होता है कि भाई जहां पर लोग, जहां पर जो है, जैसे कि अमेरिका का फेडरेशन जो है वहां पर फेडरेशन ऑफ द स्टेट है। उनका जो मॉडल है वो कमिंग टुगेदर मॉडल है। हमारा जो मॉडल है वो कमिंग टुगेदर मॉडल नहीं है। कमिंग टुगेदर मॉडल का मतलब होता है कि लोग, जैसे वहां की जो 7 स्टेट थी, तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया भाई हम अगर अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे, एक काम करते हैं हम सब लोग सारी की सारी स्टेट मिल जाते हैं और एक बड़े से एम्पायर की जो है स्टार्टिंग करते हैं। तो उन्होंने यही किया। तो वे अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से उन्होंने अपने रिसोर्सेज को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट किया और इस पॉइंट को जो है काफी पावरफुल बनाया। तो वो अपनी मर्जी से है हमारे यहाँ, इसलिए उनको बोलते हैं कमिंग टुगेदर मॉडल। हमारा जो मॉडल है वो कमिंग टुगेदर मॉडल का नहीं है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, जो हमारे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 565 रजवाड़े थे छोटे मोटे, तो
और ब्रिटिश तो वे जो 565 रजवाड़े थे वो अब से ही उनका अलग ही चल रहा था कि कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, कुछ इंडिया के साथ आना चाहते थे, कुछ अब अलग से देश बनाना चाहते थे, वो आज हम देखेंगे उसके अंदर। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए उनको जो है किसी को पुलिस एक्शन, किसी को डरा कर, किसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराकर उनको जबरदस्ती एक इंडिया भारत बनाया गया। अदरवाइज देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है कि मतलब यहाँ पर 70 टाइप के, मतलब 1000 टाइप के कल्चर रहते हैं, लैंग्वेज बोली जाती है, तो सबका अपना अलग ही है। तो हमारा जो मॉडल है वो कमिंग टुगेदर मॉडल नहीं है। हम इसलिए अम्बेडकर साहब ने बोला था कि जब ये जो हम आर्टिकल में सोच समझ कर शब्दों का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट बोलेंगे हम, रादर देन द फेडरेशन ऑफ द स्टेट। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, जो आर्टिकल 1 है, जो ये ऐसे भी बोला जा सकता है, जो भारत है, जो इंडिया है, उसको यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है या फेडरेशन ऑफ द स्टेट बोला जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। अब बात करते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 हो गया हमारे पास। देखिए आर्टिकल 1 जो, देखिए इसमें एक और शब्द है यहाँ पर, आर्टिकल 1 के अंदर जो बहुत अच्छे से यूज होना चाहिए, यूनियन। जब भी हम यूनियन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा केवल आता है, उसके अंदर केवल हमारा स्टेट आते हैं। स्टेट का मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, उसके अंदर स्टेट की बात कर रहा हूँ। जब भी हम स्टेट की बात, स्टेट जैसे शब्दों का यूज करते हैं तो उसके अंदर केवल हमारे जो है केवल स्टेट ही आते हैं, जैसे आसाम हो गया। यूनियन टेरिटरी नहीं आती, और नहीं ऐसी कोई टेरिटरी जो भारत सरकार ने एक्वायर की है, तो वो टेरिटरी भी नहीं आती। इसलिए हम क्या काम करते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये ज्यादा वाइडर टर्म है। ये मतलब ये शब्द जो है ये बहुत बड़ा शब्द है। इसके अंदर हमारे यूनियन, जो हमारे यूनियन है, मतलब स्टेट भी आ जाते हैं, उसके अंदर जो टेरिटरी भारत सरकार आगे चलकर एक्वायर करेगी वो भी आ जाती हैं, और जो टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, तो वे भी हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए शब्दों का सोच समझ कर यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने ऐसे शब्द, अगर मेंस की आंसर आइटम में हमने कुछ भी यूज कर लिया तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर, देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ना सिक्किम है, और सिक्किम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब सिक्किम, जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो सिक्किम भी ने भी पैरामाउंट सी साइन करके रखी हुई थी ब्रिटिशर के साथ में। तो 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ तो ये भी इनकी पैरामाउंट सी खत्म हो गई। तो ये चाहते थे, देखो वहां भी किंग सिस्टम चलता था, प्रिंस होता था वहां भी, तो चोग्याल होता था, चोग्याल प्रिंस की, इस टाइप के प्रिंस होते थे। तो वे चाहते थे कि इंडिया के साथ हम, मतलब वहां के लोग चाहते थे, किंग नहीं चाहता था, वे चाहते थे कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया की इकोनॉमी है, उसके साथ में हम मिलजुल जाए। तो पहले तो वो हमारे साथ, अभी हम देखेंगे उसके साथ, तो पहले तो वो हमारे प्रोटेक्टरेट बन गए, मतलब कि इंडिया जो है उनके, जो सिक्किम है, ये सिक्किम के एक तो कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर, ये मामले जो है इंडिया संभालता था। अगर बाहर से कोई इंडिया पर अटैक करेगा तो वो उसके लिए इंडिया अपनी फोर्स भेजेगा। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड स्टेट, मतलब इंडिया इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर फिर उसके बाद में क्या हुआ, लोगों की मांग उठी कि भाई हमको जो प्रोटेक्टेड स्टेट नहीं बनना, हमको जो है, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा एसोसिएट कर जाए। तो फिर इसके बाद में बनेगी एसोसिएटेड स्टेट। ठीक है, एसोसिएटेड स्टेट का मतलब इंडिया के पास ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। इंडिया जो है इन जो सिक्किम है, सिक्किम के लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम चालू करेगा, और एजुकेशन यहाँ पर अच्छी करेगा। मतलब इस स्टेट का जो है प्रोटेक्शन से भी ज्यादा बढ़कर इंडिया, मतलब यहाँ के जो लोग चाहते थे कि इंडिया एक हमारे देश को प्रोटेक्ट ना करे, वो हम इंडिया के साथ एसोसिएट स्टेट बनना चाहते हैं। एसोसिएट स्टेट का मतलब ये हो गया, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एसोसिएट स्टेट का कोई प्रोविजन था नहीं। तो ये जो लोग थे, ये इंडिया के साथ प्रोटेक्टेड रेट स्टेट से बढ़कर ये चाहते थे कि हम एक एसोसिएट स्टेट बने। एसोसिएट का मतलब ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी हम इंडिया के लोगों को दें, कि हमारी जो है वेलफेयर में भी जो हमारे लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई स्कीम चलाकर रखे। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वहां पर मतलब कुछ ऐसी आनाकानी होगी, तो फिर इन लोगों ने यहाँ पर रेफरेंडम हुआ एक। तो यहाँ के लोगों ने बोला कि ठीक है, हम एसोसिएट स्टेट नहीं बनना चाहते, हम पूरी तरह से इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये जो स्टेट था, ये इंडिया का नहीं था, लेकिन इंडिया के साथ एडमिट हो गया। तो मतलब ये इंडिया का स्टेट नहीं था, लेकिन इंडिया में शामिल हो गया। तो आर्टिकल 2 यहीं पर यही कहता कि भाई नया कोई स्टेट, जो कि जैसे मान लो कि नेपाल है, नेपाल का कोई जो तराई वाला रीजन है, वहां के जो लोग इंडिया के साथ मिलना चाहे, लेकिन नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है, तो
इस आर्टिकल के अंडर नेपाल का ये पार्ट जो है उसको इंडिया का स्टेट बनाया जाएगा, तो आर्टिकल 2 के अंदर बनाया जाएगा, क्योंकि इंडिया हमारा पार्ट नहीं है। तो आर्टिकल 2 ऐसे स्टेट के साथ डील करता है जो इंडिया का पार्ट नहीं है करंटली, लेकिन वो इंडिया के साथ मिलना चाहता है। जैसे कोई पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इनका कोई भी जमीन का टुकड़ा वो कहने लगे कि भाई हम इंडिया के साथ स्टेट बनना चाहते हैं, तो आर्टिकल 2 ऐसे ही ऐसे चीज के साथ डील करता है कि ये पावर देता है पार्लियामेंट को। ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट को पावर देता है, ना कि किसी स्टेट लेजिस्लेचर को। ये पावर देता है ना कि पार्लियामेंट उसको, प्रेसिडेंट को, ना प्राइम मिनिस्टर को। ये पावर देता है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट के हाथ में ऐसी पावर है कि अगर कोई भी हमारा पड़ोसी या कोई दूसरा भी, कोई भी हो सकता है इस पूरी दुनिया में, इंडिया के साथ, इंडिया की यूनियन में मिलना चाहता है, तो आर्टिकल जो है पार्लियामेंट जो है इस आर्टिकल के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड करेगी तो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। अभी आर्टिकल 4 देखेंगे हम, तो वो उसको शब्द यूज करते हैं कि पार्लियामेंट को पावर है कि किसी भी स्टेट को वो एडमिट कर सकती है हमारी यूनियन में और स्टैब्लिश कर सकती है एक नया स्टेट। तो दो शब्दों के साथ खेल सकता है। यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एडमिट करना और स्टैब्लिश करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट के अंदर ये पावर है किसी भी स्टेट को स्टैब्लिश करने की और एडमिट करने की, तो ये बिल्कुल सही बात है। अंडर आर्टिकल 2 के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो आपको इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई, और हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में कोई पावर नहीं होती कि अगर मान लो नेपाल का कोई भी पार्ट इंडिया में मिलना चाहता है तो बिहार सरकार या फिर कोई उत्तर प्रदेश सरकार नहीं उसमें अपने लेजिस्लेचर में कोई लॉ पास नहीं कर सकती। जो लॉ बनाना पड़ेगा वो पार्लियामेंट में ही बनाना पड़ेगा। ये पावर केवल पार्लियामेंट को ही दी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 किसके बारे में बात करता है? देखिए, आर्टिकल 3 ऐसी चीज के बारे में बात करता है, ऐसे स्टेट के बारे में बात करता है जो इंडिया का करंटली स्टेट है। जैसे मान लो कि अब मान लेते हैं कि वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बहुत भिन्न भिन्न हटती रहती है। तो अगर किसी वजह से मतलब यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने मान लो कि इसको, इस स्टेट का ये वाला रीजन छीन लिया और इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, या इसकी बाउंड्री कुछ भी कर सकती है, तो फिर ये किसान, ये जो वेस्ट बंगाल है ये इंडिया का पार्ट है, लेकिन अब हम उसमें कुछ उसकी बाउंड्री को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसका नाम चेंज कर रहे हैं। तो किस आर्टिकल के अंदर किया जाएगा? आर्टिकल 3 के अंदर। तो आर्टिकल 3 यही कहता है कि भाई आप किसी भी स्टेट की जो बाउंड्री है उसको कम कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो, एरिया बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब अंडर आर्टिकल 3 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 3 उन चीजों के साथ डील करता है जो हमारे देश के स्टेट है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, और ऐसी एग्जाम आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें इनकी बाउंड्री को बढ़ाना हो, घटाना हो, कम करना हो, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर किया जाता है। अभी हम आर्टिकल 3 का यूज देखेंगे कि जितने भी स्टेट हमारे बने हैं, जैसे कि हमारा वो हम देखेंगे हरियाणा बना, हरियाणा को जो है पंजाब से अलग किया गया था, तो वो किस आर्टिकल के अंदर किया गया था? इसी आर्टिकल के अंदर किया गया था, आर्टिकल 3 के अंदर। क्योंकि आर्टिकल 3 जो है जो करंट स्टेट है उन्हीं के साथ में डील करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4। ये कहता है, देखिए आर्टिकल 4 ये कहता है कि भैया आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर आप ना जो भी संशोधन करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भी अमेंडमेंट करें, उनको अंडर आर्टिकल 368 के अंदर नहीं रखा जाएगा। मतलब आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 ये कहता है कि भैया आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो, और लेकिन आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी आप ना आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर अमेंडमेंट किए, मतलब आर्टिकल 2 के अंदर क्या किया कि आपने नेपाल का कोई जमीन का टुकड़ा तो वो अपनी इंडिया में मिला लिया और वो इंडिया का स्टेट बन गया। और एक आर्टिकल 3 का कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है कि भाई मान लो जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल भूटान, वो सॉरी, हम ले लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के हमने काट कर 2 पार्ट कर दिए, 2 स्टेट बना दिए उसके। तो ये किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 3। तो कह रहा है कि ये आर्टिकल 4 ये कहता है कि भैया आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आपने जो भी संशोधन किया, इनके थ्रू जो भी संशोधन आपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, वो अंडर आर्टिकल 368 में काउंटर नहीं होगा। तो ये बात रखना कि ये जो है ये जो आर्टिकल 2 और 3 है, ये इस आर्टिकल से दूर है 368 से, क्योंकि आर्टिकल 368 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता है। और एक और बात, दूसरी बात, आर्टिकल 4 ये कहता है कि भैया आप जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आपके आर्टिकल 2 और आर्टिकल थ्रू के जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं इसके थ्रू, वो केवल सिंपल मेजोरिटी से ही आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए जो आपको अंडर आर्टिकल, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बदलना है तो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर आप बदल सकते हो। तो इसमें क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है। स्पेशल मेजोरिटी से ही आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता है, केवल सिंपल मेजोरिटी से ही चेंज कर सकते हो, ऑर्डिनरी लॉ पास कर। तो ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कि आप इन कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन पूछेगा इन पर। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा स्टेट, हमारी जो स्टेट है जैसे कि मतलब वेस्ट बंगाल हो गया और आसाम हो गया, तो इनके हाथ में ये पावर नहीं है। जैसे कि ममता बनर्जी कहने लगे कि भाई हम तो जो है बांग्लादेश के साथ
अलाइन होना चाहते हैं, उसी के साथ में मिलना चाहते हैं, तो इनके हाथ में ये पावर नहीं है। ये अलग से कहने लगे हम एक देश बनाना चाहते हैं, तो इनके हाथ में स्टेट जो है इनके हाथ में ये पावर नहीं है। इसलिए हमारे देश में बोला जाता है कि जो इंडस्ट्रिगेबल यूनियन ऑफ द डस्टिगेबल स्टेट, मतलब कि स्टेट हमारे यहाँ के खत्म हो सकते हैं, हमारा जो यूनियन है, जो हमारा देश है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं, ये केवल जो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदलना हो, उसका एरिया कम करना हो, ज्यादा करना हो, ये जो पावर है केवल पार्लियामेंट के बारे में मैंने बस पीछे बता दिया आपको, और आप केवल सिंपल मेजोरिटी ये काम कर सकते हो। बात करते हैं अब जब हमारे जो हमारे स्टेट हैं, जो आज हम जिस फॉर्म में देखते हो, तो पहले इस फॉर्म में नहीं थे। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तो पहले ये इस फॉर्म में नहीं थे। पंजाब हो गया, अब इन्हीं के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। अब देखो, सबसे पहले जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पर दो टाइप के स्टेट थे। एक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल थे, और दूसरे वे जो कि प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट का मतलब हो गया जहाँ पर राजा रानी राज करते थे। तो ये जो राजा रानी थे, जब राजा रानी क्या कहा, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास हुआ ब्रिटेन के अंदर, तो इन्होंने ये बोला गया था कि भाई ये जो राजा रानी है, क्योंकि जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, जो ब्रिटिश ने कब्जा किया होता, वो तो सारी इंडिया को मिल रही थी, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे ये आनाकानी कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई इनको 3 ऑप्शन दिए गए थे। 3 ऑप्शन, एक तो ये दिया गया कि भाई आप जो है, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था, देखिए गवर्नमेंट, ये जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था, ये तभी आया था जब पहले तो माउंट बैटन ने ये बोला कि देखिए 3 जून का प्लान आपको पता होना चाहिए ना। ये 3 जून का जो प्लान है 1947, ये क्या है, इसको माउंट बैटन प्लान भी बोले थे। तो 3 जून 1947 को माउंट बैटन ने ये बोला कि इंडिया के 2 हिस्से होंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, और जो प्रिंसली स्टेट है उनको पूरी आजादी है, वो पाकिस्तान के साथ जा सकती है, वो इंडिया के साथ रह सकती है, या कोई अलग से देश बना सकती है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया ब्रिटेन के अंदर 1947 के अंदर। उसके अंदर यही प्रोविजन लिखे हुए थे जो मैंने आपको बोले। तो अब ये जो प्रिंसली स्टेट थी, 565 के अबाउट डांट लगा लो, आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो कुछ तो मतलब कि कुछ तो इंडिया के साथ जाना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान के साथ। तो सभी ना, मतलब किसी को डंडे से डरा कर, पुलिस धमका कर, तो इनको इंडिया के अंदर शामिल कर लिया गया। लेकिन 3 स्टेट ऐसी थी जो बहुत ही मतलब आनाकानी कर रही थी। एक तो जम्मू कश्मीर था, और एक तो जूनागढ़ था, अभी मैं आपको बताऊंगा, और एक था हमारे पास हैदराबाद। अब इनको कैसे कैसे एक्वायर किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो जम्मू कश्मीर जो था, वहां का जो राजा था, राजा हरि सिंह, तो इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट था। अगर आपने उसको साइन कर दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इंडिया के पार्ट हो गए। तो इंस्ट्रूमेंट, ये जो जम्मू कश्मीर था, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करा कर इसको इंडिया के अंदर शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम ये जूनागढ़। तो अभी मैं आपको जूनागढ़ का मैप भी दिखा दूंगा, अगर शायद मैंने रखा हो, तो शायद मैंने नहीं रखा जूनागढ़ का मैप। जहाँ काठियावाड़ आज वहां पर है, गुजरात के अंदर था ये। तो ये जो है, इसका जो राजा था वो बड़ा ही गेम खेल रहा था। इसका राजा जो था वो गोली दे रहा था इंडिया को, सच बताऊं तो ये था मुस्लिम, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। और मतलब 80% पॉपुलेशन हिंदू थी, 20% मुस्लिम थी। लेकिन मुस्लिम भी इंडिया के साथ आना चाहते थे। तो ये चोरी छुपके जो है पाकिस्तान के साथ अलाइन होना चाहता था, पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। लेकिन फिर वहां पर एक रेफरेंडम हुआ, वहां पर इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में बोला लोगों ने कि भाई हम जो है इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो फिर देखो, डेट याद रख लेना यहाँ पर ही, कौन सी डेट को इंडिया में अलाइन हुआ था। तो फिर ये जो है जूनागढ़ जो है इंडिया का पार्ट बन गया। वहां का राजा तो भाग गया था। बात करते हैं उसकी हैदराबाद की। देखो, हैदराबाद ने तो समझ लो नाक में दम कर दिया था। हैदराबाद बीचों बीच था और अलग सी देश बनाना चाहता था, तो ये मान नहीं रहा था वहां का जो राजा था, नवाब था। तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और ये जो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है ये ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, इससे भी पूछा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी के अंदर तो पूछा गया, अभी अभी स्टेट पीसीएस के अंदर, स्पेशली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में तो नहीं पूछा गया, तो पूछा जा सकता है। तो ये जो ऑपरेशन पोलो था, इसके अंदर पुलिस एक्शन था ये हैदराबाद के खिलाफ। तो हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया में शामिल किया गया। तो फिर वहां का हैदराबाद का नवाब भी, मतलब जब उसको पता लग गया भाई डंडा होने वाला अब जा, तो वो भी जो है इंडिया में शामिल हो गया। उसने कहा था ठीक है भाई, हम इंडिया के अंदर ही शामिल हो जाते हैं, और कोई तो चारा बचा नहीं था। तो ये मतलब ये जो काफी पावरफुल इसकी फोर्सेस थी। एक्चुअली बहुत लंबी कहानी चौड़ी है इसकी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। बात करते हैं जब, अब हमारा देखिए ये कब की बात है, 1948 की बात है। अब हम ये बात करते हैं 19 जब हमारा देश आजाद हो गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो 1950 में हमारे जो स्टेट थे वो 4 टाइप में डिवाइड कर दिए गए थे, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो पार्ट बी के अंदर आपसे कौन कौन से स्टेट रखे गए थे वैसे नहीं पूछेगा, और पार्ट बी के अंदर, पार्ट सी के अंदर, तो बस ये याद रख लेना टोटल 29 थे।
तो वैसे कम चांसेस है कि पूछे, फिर भी मतलब नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में चला जाएगा। अभी पूछा तो नहीं है, अभी तो नहीं पूछा है। अब बात करते हैं, देखो अभी ये जो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में जो स्टेट को रखा गया है, ठीक है? बिहार को देख लेना भैया, आपसे पूछा जा सकता है कि वैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा सकता है कि भैया बिहार को कौन से पार्ट में रखा गया था, तो पार्ट ए में रखा गया था। उत्तर प्रदेश में तो वैसे नहीं पूछा जाता, यूनाइटेड प्रोविंसेस को भी पार्ट ए में रखा गया था। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कमिटी कमिटी के बारे में, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट था, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था। ये ऐसा अरेंजमेंट था कि जो जब मतलब कि जो प्रिंसिपल स्टेट थी उनको इंडिया में शामिल कर लिया गया। तो अब इंडिया के अंदर इतनी कल्चर, इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, मतलब हद होता है। 100 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, इवन सब कुछ बदल जाता है। लोगों का खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ बदल जाता है। तो इंडिया के अंदर मतलब डाइवर्स कंट्री है इंडिया एक। अब तो सब ऐसे डिमांड उठने लगी कि भैया हमको अलग से देश बनाओ हमारी भाषा के आधार पर। जैसे गुजराती कह रहे थे कि हमको अलग से देश चाहिए, मराठी कह रहे थे हमको अलग से देश नहीं चाहिए, अलग से स्टेट बनाना है, इंडिया के अंदर ही रहकर। ऐसी कन्नड़ वाले, आंध्र प्रदेश वाले, तो तेलुगु स्पीकिंग वाले कह रहे थे कि भाई हमको अलग से तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए अलग से, तो पंजाब वाले अलग से कह रहे, तो ये बड़ी डिमांड चल रही थी। तो सरकार को कहीं न कहीं प्रेशर था इस बात का कि भई अभी तो देश बनाया है, फिर ये कहने लगे कि अलग से देश बना के दो, वो अलग से स्टेट बना के दो। तो सरकार भी डरती थी उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू कि भई कहीं ऐसा ना हो कि फिर से टूट जाए देश बना बनाया। तो फिर सरकार ने क्या किया, धार कमीशन बनाया जून 1948 के अंदर। अब इस कमीशन का काम यही था कि भाई आप जरा चेक करो कि भाषा के आधार पर क्या हम स्टेट बना सकते हैं, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बना सकते हैं। तो इस कमीशन ने बोला है देखो साहब, भाषा तो बहुत सारी बोली जाती है, अब कितनी बनाओगे? हर मतलब जैसे मैंने कहा 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर भाषा बदल जाती है, तो लोगों की डिमांड उठ जाएगी हर 100 किलोमीटर में, तो मतलब इतनी स्टेट बनाने पड़ जाएंगे यहाँ पर। तो इन्होंने बोला देखो भाषा के आधार पर, जो हम एस के धार ने बोला कि भाषा के आधार पर, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी दिसंबर 1948 पर 8 में सबमिट कर दी थी। वैसे कम चांस है, बहुत कम चांस है आपसे पूछा जाए। इन्होंने बोला बस हाँ पता होना चाहिए, एस के धार ने ये बोला था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, एस के धार ने ये बोला कि भैया देखो हम भाषा के आधार पर जो है ये स्टेट नहीं बना सकते। हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर, मतलब कि उनको आसानी से इजीली हैंडल किया जा सके उस बेसिस पे तो बना सकते हैं। तो इन्होंने जो है ये वाला सेंटेंस बोला कि भाई भाषा के आधार पर जो है हम स्टेट नहीं बना सकते। फिर उसके बाद में डिमांड उठती ही जा रही थी, तो फिर एक कमेटी दिसंबर 1948 में फिर से एक कमेटी बनी। इसके अंदर कौन कौन शामिल था, और इसके अंदर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो ये इसलिए इसको बोला जाता है JVP। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, पी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और ये पी फॉर पट्टाभी सीताभी रमैया। तो ये थे तीन लोग के क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटी, कांग्रेस कमेटी जो है कब बनी थी, तो एक्चुअली ये इसी को इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको चेक करना चाहती थी, और भी कुछ अलग से स्टडी करना चाहती थी। तो इन्होंने भी यही देखा कि भाई भाषा के आधार पर तो नहीं बना सकते हम, भाषा के आधार पर इंडिया में जो स्टेट है उनको नहीं बना सकते। तो इन्होंने भी मना कर दिया। फिर उसके बाद में हुआ क्या, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो स्पेशली साउथ इंडिया में आग लगी हुई थी। साउथ इंडिया के जो लोग कह रहे थे भाई भाषा के आधार पर स्टेट बनाओ, देखो ये कहीं भी सही सोच, उस टाइम पर इस बात को सोचना कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाना ये सही था, लेकिन बनाने तो पड़े थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1 अक्टूबर, क्योंकि सरकार अंडर प्रेशर थी, 1 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषा के आधार पर बनने वाला स्टेट आंध्र प्रदेश था। तो इसको क्या किया गया, जो मद्रास था, मद्रास से काटकर, मद्रास वाला पार्ट काटकर ये वाला पार्ट काट दिया, और इसको आंध्र प्रदेश बना दिया गया। और इसमें जो थे ये सारे के सारे तेलुगु बोलने वाले लोग थे। तो भाषा के आधार पर पहला स्टेट बना। तो जैसे ये बना, तो मतलब इंडिया में एक लहर दौड़ गई कि भाई हमको भाषा के आधार पर स्टेट चाहिए 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 चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया कि ये बताओ भाषा के आधार पर पहला कौन सा स्टेट बना था। इवन डेट भी पूछी गई है कब बना था, 1 अक्टूबर। तो वैसे ये तो नहीं पूछा गया कौन सी अक्टूबर को बना था, पर ये पूछा गया, साल पूछा गया, तो आपको साल के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे ये बना, तो मतलब जैसे मैंने कहा कि जैसे आंध्र प्रदेश बना, तो पूरे देश में डिमांड बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होगी। तो फिर सरकार ने फैजल अली कमीशन बनाया। जो फैजल अली कमीशन, इसके चेयरमैन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई स्टेट को जो है उनको किसी का एरिया कम करना, किसी का एरिया बढ़ाना, ये सब अंडर आर्टिकल 3 के अंदर होगा। आर्टिकल 2 के अंदर केवल सिक्किम को अंदर लिया गया है। कभी आप सोच रहे हो कि भैया आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस होता है, तो पता होना चाहिए आपको। पता लगा आयोग ने पूछ ही लिया तुमसे, तो फिर इंटरव्यू में तो फिर वहां पर बैठे हुए मुंह मत देखना। अब बात करते हैं हम ये जो चेयरमैन, इसके जो चेयरमैन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, क्योंकि ये एक कमीशन बनाया गया था। इसका काम यही था कि भाई देखो जरा जो हम भाषा के आधार पर क्या स्टेट बना सकते हैं। तो इन्होंने इसके मेंबर कौन से थे ये भी पूछा सकता है कि जी KM पानीकर और द HN कुंजरू, HN कुंजरू।
तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में फैजल अली कमीशन का जो चेयरमैन था, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए भैया, ये जो पूछा जा सकता है आपको। तो इसने आयोग ने इसने जो कमीशन है, इसने अपनी जो रिपोर्ट है सबमिट कर दी 1955 में। तो इसने ये कहा कि देखो भाई, भाषा के आधार पर तो बना देंगे हम स्टेट, लेकिन एक लैंग्वेज और एक स्टेट ये नहीं पॉसिबल है। भाषा के आधार पर जैसे इंडिया के अंदर इतनी लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब तो कई बहुत सारे स्टेट बन जाएंगे। तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई एक लैंग्वेज एक स्टेट नहीं हो सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है कि जैसे गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए एक स्टेट बनाया जाए, और जो हरियाणा है वो बाद में देखेंगे, वो हिंदी बोलते हैं वहां पर उनके लिए, और पंजाबियों के लिए तो एक तो ऐसा हो सकता है एक स्टेट, और मतलब कि बहुत बड़ा स्टेट होना चाहिए। तो इन्होंने ये तो मना कर दिया, वन लैंग्वेज वन स्टेट, ये तो इस थ्योरी को तो मना कर दिया, क्योंकि अब तमिलनाडु में चले जाओ, उसमें 2-3 लैंग्वेज बोली जा सकती है, तो तमिलनाडु का कबाड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे स्टेट बन जाएंगे। तो ये मना करा इन्होंने कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। और इन्होंने एक और बात बोला कि भाई ये जो आपने क्या कर रखा है, गोबर जो करके रखा हुआ है, फोर ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, एक तो इसको खत्म कर दो। तो सरकार ने इसकी बात मानी, और सरकार ने 2 काम करे। देखो, इन्होंने जो बोला उसकी बात मानी गई। कैसे मानी गई अभी हम पढ़ेंगे। तो फैजल अली की बात मानी गई, फोर क्लासिफिकेशन को खत्म करते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, और वन स्टेट वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो एक थ्योरी थी, इसको भी बंद कर दिया। तो लैंग्वेज जो स्टेट थे, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन तो हुआ, स्टेट तो बटे, उनके लिए अलग से स्टेट बनाए गए, अभी हम देखेंगे। तो भारत सरकार ने जो है एक तो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करा, और उसके बाद ये पता होना चाहिए कब पास करा था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 के अंदर। उसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पास करना है तो आपको साहब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन करना पड़ता है कि इंडियन आर्टिकल में, तो वो संशोधन किया गया, और उसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया। तो इसके अंदर यही था कि एक तो जो 4 टर्म में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में जो स्टेट को बांट कर रखा हुआ था, वो उसको खत्म किया। इन्होंने बोला या तो स्टेट करो, एक साइड स्टेट होंगे और दूसरी साइड यूनियन टेरिटरी होगी, जो आज का है। तो हमारे पास 2 ही टाइप के जो ग्राउंड है, एक तो है यूनियन टेरिटरी और दूसरे स्टेट। तो इन्होंने बोला था भाई, उसी के जो फैजल अली थे, फैजल अली के कहने पर जो है इन्होंने ये 2 अमेंडमेंट किए, एक ही अमेंडमेंट किया था, 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो अब बात करते हैं सबसे, तो फिर ये मतलब यहाँ पर डिवीजन हुआ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी स्टेट को रीअलाइन किया गया था, वो मैंने रखा नहीं है क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे नहीं गए। अब बात करते हैं 1960 में। तो 1960 में ये जो आप देख रहे हो ना लाल कलर से, तो ये इसको बॉम्बे स्टेट बोलते थे। तो बॉम्बे स्टेट में जो है गुजराती भी रहते थे, यहाँ पर गुजराती बोलने वाले लोग, और यहाँ पर जो है मराठी बोलने वाले लोग रहते थे। तो गुजराती बोलने वाले लोगों की अलग डिमांड थी, भाई हमको अलग से स्टेट बना कर दो, हम तो गुजराती बोलते हैं, हमसे मराठी ना बोली जाती। तो अब ये बोलते हैं कि जो मराठी वाले थे ये बोलते थे कि भैया हमसे ना हो पाएगा, ये गुजराती हमसे ना बोली जाएगी, हमको तो अलग से स्टेट बना कर दो मराठी स्पीकिंग जो मराठा स्पीकिंग बोलने वालों के लिए। तो इन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने इनकी बात मान ली, और भारत सरकार ने जो है एक मतलब बस डेट याद रख लेना कौन सी। तो यहाँ पर जो इतने स्टेट को बना दिया गया गुजरात, और गुजराती बोलने वाले लोगों को जितने को बना दिया गया महाराष्ट्र, वो अलग जिसमें मराठी बोलते थे वो अलग से बात है, इसमें और भी एरिया ऐड किया गया था। लेकिन आप समझ लो बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो डेट याद रखना कौन सी डेट, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पूछा गया आपसे। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र को ये जो है उनके भाषा के आधार पर स्टेट बनाए गए। बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड को 1963 में जो है, और वैसे मैंने नागालैंड का मैप मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये नागालैंड जो है आप ये देख रहे हो, ये नागालैंड। तो नागालैंड जो हुआ करता था कि पहला आसाम का ही पार्ट था, ठीक है। देखो आसाम का ही पार्ट था 1963 से पहला, क्योंकि 1963 में यहाँ पर नागा हिल्स है और नागा कम्युनिटी रहती है यहाँ पर। तो वो चाहते थे कि अलग से हमारे लिए कोई भाई देश हो नागा हिल्स, क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ का कल्चर। जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, यहाँ पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं, वो इंडिया के जो लोग उनके साथ पूरी तरह से अलाइन, इनका अपना ही कल्चर चलता है। तो ये अपने कल्चर को बचाना चाहते थे, तो जो कि ठीक भी है, अपने कल्चर को हर कोई बचाना चाहिए, इवन बचाना भी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। आज की हम डेट में यही तो कर रहे हैं, अपने कल्चर को खोते जा रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर को अपना मतलब उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं और सब काम उन्हीं के जैसे करते हैं, अपना कल्चर को खत्म कर रहा है। तो देखो हमारे कल्चर बहुत अच्छा है अब, लेकिन तभी अच्छा है जब हम अपने कल्चर को बचा रहे हो। तो 1 दिसंबर के अंदर 1963 के अंदर जो है आसाम से नागा हिल्स को काटकर, एक और हिल्स थी, बस नागा हिल्स याद रख लो, नागा हिल्स को काटकर एक नया स्टेट बनाया गया जिसका नाम था नागालैंड। तो आपको डेट के बारे में पता होना चाहिए। देखो इतनी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लैंग्वेज लिख रखा है, ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन डेट आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है अलग से एक नागालैंड बना दिया गया, और इनकी जो कैपिटल है कोहिमा, तो कोहिमा इनकी कैपिटल है, ऐसा भी याद रखना। और याद रखना कि म्यांमार के साथ लगा हुआ, इधर म्यांमार है। अब बात करते हैं पंजाब के अंदर। देखो पंजाब के अंदर भी यही मांग उठ रही थी। पंजाब के अंदर जो है
अब मैं मांग उठ रही थी, और मैं इसके बारे में तो बात नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पंजाब के अंदर ये मांग उठ रही थी कि भाई हमको देखो, यहाँ देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हिमाचल प्रदेश है और ये है बिलासपुर। ये ऊपर वाला हिमाचल हिमाचल प्रदेश दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये वाला। ठीक है। अब ये जो है, ये वाले जो स्टेट हैं, ये इसमें कुछ जो इसको पेप्सू स्टेट बोलते थे, तो यहाँ पर कुछ थे, उनकी फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पंजाब के अंदर नहीं थे बस यार। तो ये जो आप देख रहे हो, और यहाँ पर जो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर में, ये पंजाब है। तो फिर ये 1951 की बात है। 1954 के अंदर क्या हुआ, 1954 के अंदर क्या ये होता है कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया है। ये बिलासपुर था जो ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, इसको मिला दिया गया। उसके बाद में 1956 के अंदर, 1954 की बात है, बिलासपुर को 1954 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर मिला दिया गया। फिर उसके बाद में 1956 के अंदर ये जो पेप्स्यू स्टेट थी, इनको पंजाब के अंदर मिला दिया। देखो ये खत्म हो गई बिल्कुल यहाँ पर इस वाले मैप में। फिर उसके बाद में 1966 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया भारत सरकार ने। उसके अंदर क्या किया, ये जो हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश को देखो, एक तो पंजाब का ये वाला पार्ट हिमाचल प्रदेश को दे दिया, और ये वाला पार्ट हिमाचल प्रदेश को, तो इतना बना दिया इन्होंने हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में बचा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले कोर लोग रहते हैं, यहाँ पर पंजाबी बोलते हैं केवल वो, तो उनको अलग से स्टेट बनाकर दे दिया गया, उसको बोलते हैं पंजाबी ना। ये सब 1966 में हुआ था। और इतना जो है, ये जो लोग हैं, इधर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये बोलते हैं हिंदी, तो जिनको इनके लिए बनाकर दिया पंजाब, सॉरी, हरियाणा। तो आज जो स्टेट आप देख रहे हो, जो ये वाला जो मैप आप देख रहे हो, ये ऐसा धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है इसका। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए थ्योरी, क्योंकि देखो थ्योरी में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, कि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम मेघालय की, त्रिपुरा की, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे ये। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक तो ये याद रखना कि इंडिया पाकिस्तान का जो मतलब 1971 वाला वॉर हुआ था, इसको लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश भी बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उस टाइम पर रीऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये एक्ट पास किया गया, और इस एक्ट के अंदर 3 स्टेट, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनको स्टेट हुड का दर्जा दिया गया। तो ये याद रखना, 3 स्टेट, 1972 डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा एडवांस में दे दिया है, तो आप इसको देख लेना एक बार, वैसे जरूरत तो नहीं है। मेघालय के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना एज ए क्यूरियोसिटी के लिए। तो मैंने बस डेट याद रख लेना, तो 30 वाली 1972 डेट को मेघालय, मणिपुर और द त्रिपुरा, इनको स्टेट हुड का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सिक्किम के बारे में। सिक्किम पर काफी सिक्किम में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। सिक्किम में नहीं, सिक्किम पे नहीं था वो। अच्छा, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। देखो, जैसे मैंने आपको इसकी स्टोरी तो बताई दी, सिक्किम जो प्रोटेक्टेड स्टेट था, मतलब इंडिया जो है उसके एक्सटर्नल अफेयर स्टेट, और जो बाहर के कम्युनिकेशन था वो इंडिया के पास था, और इंडिया इसको प्रोटेक्ट करके रखता था सिक्किम को। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर डिमांड उठने लगी कि हम जो इंडिया का जो पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से मिलना नहीं चाहते थे, कुछ मिलना चाहते थे, कुछ नहीं मिलना चाहते थे, पूरी तरह से नहीं मिलना चाहते थे। ये चाहते थे कि एसोसिएट स्टेट हो जाए। अब इंडिया ने जो है, मतलब इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1974 के अंदर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये इनको एसोसिएट का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर से एक डिमांड उठने लगी। डिमांड क्यों उठी, उसके पीछे एक अलग रीजन है। इन्होंने एक डिमांड उठा दी कि भाई हम एसोसिएट स्टेट नहीं बनना चाहते, हम तो इंडिया के साथ पूरी तरह से इंटीग्रल पार्ट होना चाहते हैं, फुल फ्लैज स्टेट बनना चाहते हैं इंडिया का। तो वहां पर 1975 के अंदर वहां पर एक रेफरेंडम होता है, मतलब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के अंदर लोगों ने बोल दिया भाई हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो भारत सरकार को ये वाले जो एक्ट था, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हटाना पड़ा। और इसके बाद भारत सरकार लाई 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो 1975 के अंदर सिक्किम को पूरी तरह से पूरा स्टेट बना दिया गया कि ये जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। आप समझ गए, 22वें नंबर का। तो ये डेट याद रखना, कौन सी डेट, और ये जो अमेंडमेंट था, इस कौन से अमेंडमेंट। देखो, कभी कभी क्या करता है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने गेम खेला था, ये डेट, ये वाला एक्ट ये दे दिया, ये वाला एक्ट 1935 इंडिया। अब लेकिन उसने कुछ बोला नहीं कि इंडिया एसोसिएट स्टेट बना था, ये सिक्किम एसोसिएट स्टेट बना था, या फिर फुल फ्लैज स्टेट बना था। तो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पता होना चाहिए। एक तो दो डेट, एक तो ये वाला और ये एक्ट, और ये आपको 36 वाला और 35 वाला ये साल। अब अरुणाचल प्रदेश को देखिए, अरुणाचल प्रदेश को, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये पहला मतलब मैं आपको इसका मैप दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो है
इसको ये 1 2 3 4 ठीक है और 5 ये जो है इनको पहला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोला जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश को 1972 के अंदर जो इस टाइम की इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने इसको सभी को मिलाकर अरुणाचल प्रदेश बना दिया और अरुणाचल प्रदेश उस टाइम 1972 के अंदर इसको सबको मिलाकर अरुणाचल प्रदेश बनाया गया और उस टाइम अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर राजीव गांधी की सरकार आती है तो राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया 1987 के अंदर ये सबको जो इंदिरा गांधी ने मिलाया था और इसको यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश बोला था। अब इंदिरा गांधी जो राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार ने जो इसको स्टेट हुड का दर्जा दे दिया, मतलब पूरी तरह से स्टेट बना दिया। गोवा के बारे में बात करते हैं। देखो गोवा जो था पोर्टुगीज के अंदर कब्जे में रहा ये 1961 तक। तो इस वक्त इसका जो गोवा के अंदर जो पोर्टुगीज ने कब्जा करके रखा हुआ था तो भारत सरकार निगोशिएट कर रही थी कि भाई हमको दे दो। पोर्टुगीज वाले मान नहीं रहे थे तो इनको भी डंडे की जरूरत थी तो भारत सरकार ने डंडा चलाया। डंडा क्या था? ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय में जो है इनको वहां से खदेड़ा। तो इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था गोवा पर, दमन एंड दीव को, तो भारत सरकार ने वहां से निकाला इनको और फिर भारत सरकार ने कब्जा कर लिया 1961 के अंदर। ये आपको सॉरी हाँ 1961 के अंदर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए डेट, 1961 के अंदर। तो 1961 के अंदर जब इस पर कब्जा किया और इन तीनों पर गोवा, दमन एंड दीव भारत सरकार ने अपने अंडर ले ली। तो पहले इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर उसके बाद में 19 देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये वाली, 1987 के अंदर ये जो तीनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था एक ही जगह। गोवा को 1987 के अंदर गोवा को तो एक स्टेट बना दिया गया और ये जो दमन एंड दीव इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये वाली डेट याद रखना 1987, ठीक है। अब बात करते हैं हम ये वाला दिल्ली को, भैया इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो अभी दिल्ली में जो गोबर होया रखा है ना, मतलब कि सच बताऊं तो दिल्ली का ना गोबर ही कर रखा है, दिल्ली के लोगों ने कर रखा है और कोई तो कहीं और बचा कुचा पॉलिटिशियन ने यहाँ पर गंदगी फैला कर रखी हुई है। बात करते हैं यहाँ पर कि दिल्ली को स्पेशल पावर दी गई है, कौन से एक्ट के अंदर दी गई। तो यहाँ पर 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1991 के अंदर। तो ये डेट याद रखना, ये अमेंडमेंट याद रखना। इस अमेंडमेंट में 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए, एक आर्टिकल 239 ए और एक ये गया 239। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी, वैसे जरूरी नहीं है इतना पुडुचेरी से रिलेटेड, तो इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 2399 ए, ये तो इस आर्टिकल ने, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर पावर दी गई है। किस टाइप की पावर दी गई है अभी ये देखते हैं। तो पहला इन्होंने तो ये बोला भाई आज से जो ये हम दिल्ली है, दिल्ली को जो अब पढ़ा, मतलब जब ये अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 1991 से पहले दिल्ली को पढ़ाया था यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब इन्होंने बोला भैया जब ये एक्ट पास हो गया, ये आर्टिकल इंसर्ट कर दिया गया, तो इन्होंने बोला कि अब दिल्ली को जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पढ़ा जाएगा और यहाँ पर जो होगा, जो इसको हेड कर रहा होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ठीक है। उसकी जो पोस्ट होगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगी। एक तो ये बात बोली, दूसरी बात इन्होंने बोली भाई हम लेजिस्लेटिव असेंबली बना रहे हैं यहाँ पर, जैसे लॉ मेकिंग बॉडी होगी यहाँ पर, और उस लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर जो लोग होंगे वो इलेक्ट होकर जाएंगे डायरेक्ट इलेक्शन से। तो दिल्ली के अंदर वो लोग जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भेजेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सीट का भी रिजर्वेशन देगा, तो शेड्यूल कास्ट की सीट दी गई है यहाँ पर। तो इसमें एक और प्रावधान है कि भाई ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें कुछ सीट जो है शेड्यूल कास्ट की सीट है। अब ये जो शेड्यूल कास्ट की जो सीट है, देखो शेड्यूल ट्राइब की कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इसलिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व की गई है। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब बात करते हैं हम दिल्ली के अंदर जो कितने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें कितने लोग हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला देखो जितनी भी स्ट्रेंथ है दिल्ली के अंदर जो स्ट्रेंथ है टोटल 70 है, तो इसका आप 10% कर दो, तो 10% से ज्यादा आपकी जो काउंसिल हो सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन क्या होती है? एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो दिल्ली के अंदर काम काज होता है उसको इम्प्लीमेंट करने में काम करती है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो छत्तीसगढ़ को किससे काट कर बनाया गया है? मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को बनाया गया, और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। 3 स्टेट, देखो नवंबर के मंथ में 2000 था जब उस टाइम पर 3 स्टेट नहीं काट कर बनाई गई थी, और एक झारखंड को बिहार से काटा गया, ये 15 नवंबर को हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए भैया इनके बारे में कि कौन सी डेट को इनको बनाया गया था। मैंने यहाँ पर थोड़ी चीजें लिखी हैं, ज्यादा जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया गया। उसके बाद में आता है जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताया। जम्मू कश्मीर को जो है, देखो जम्मू कश्मीर का आज का मैप ये है, ये जो है ये ऊपर वाला लद्दाख आ गया और ये वाला जो है कारगिल है, और ये जम्मू कश्मीर जो जिस पर की अभी इलेक्शन हुए हैं। तो ये सब 2019 में हुआ था।
अब हम अपने क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, एक और याद रख लेना, ये वाला थोड़ा सा मैप वैसे जरूरी नहीं है, ये पहला वाला मैप है। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है चाइना ने खोपचे पर मार रखा है, ये इतना पाकिस्तान ने भेज ही दिया। और ये जो आप देख रहे हो ना गिलगिट बाल्टिस्तान, ये जो भैया जम्मू कश्मीर पीओके, ये पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है अपने। तो अब इंडिया को सबसे पहली दिक्कत है ये छीनना है, ये छीनना है और ये वाला छीनना है। तो भैया बहुत दिक्कत है इंडिया के सामने। अ, अब बात करते हैं क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन तो सच बताऊं तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही फाड़ू पूछे गए हैं, यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। मतलब अगर आप ना ये लेक्चर देख ले तो यूपीएससी के क्वेश्चन आराम के साथ सोल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया, देखो फेडरल सिस्टम के बारे में बात हो रही है, वैसे मैं ये वाला क्वेश्चन पिछली बार करा चुका हूँ। स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि जो हमारे स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, इनको कोई अधिकार नहीं कि जो भारत से अलग होकर भारत से अलग होकर कोई नया देश बना ले। तो क्या ये बात सही है? हाँ बच्चा, अब ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा, जस्ट एडवोकेसी ऑफ द सेसेशन विल हैव प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, डिफिकल्ट वर्ड है ये अपने आप में। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर यो, जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं उसके बारे में बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। अरे वैसे किसी को लेना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ले लेते हैं। अब बिहार जो है नेपाल के साथ मिल जाए और ये कहने लगे, ये बहाना मानने लगे कि भाई हम जो है अलग से या देश बना ले, कि बिहार अलग से हम देश बनाना चाहते हैं, और ये बहाना मानने लगे देखो ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन है। कि तो क्या ये बात सही है? देखो ऐसा कोई भी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का बहाना देखकर अलग नहीं हो सकता है, ना किसी देश के साथ मिल सकता है, ना कोई अलग देश बना सकता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट दूसरा गलत है, ये वाला गलत है और पहला वाला सही है। तो पहला इसका जो आंसर, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अब बताइए 2019 में क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो इसको वैसे ही तुक्के मारेगा, ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है ये। हम देखते हैं, identify the correct chronological order in which the following states create in India from the code of given below। आपको ये बताना है कि पहला कौन सा स्टेट बना। देखो हरियाणा 1966 में बना, और सिक्किम कब बना था? 1975 में बना। ठीक है, ये डेट आपको। हिमाचल कब बना? 1971 के अंदर बना। और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जो सॉरी, ये आंध्र प्रदेश बना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1953 के अंदर बना। तो ये पूछ रहा है कि पहला कौन सा स्टेट बना था, तो पहले नंबर पर तो पहला आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हरियाणा वाला, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये, और फिर आ जाएगा 4। तो 1 3 2 4, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को लगता है कि इतना आसान नहीं होता भैया, ये क्वेश्चन बहुत ही फाड़ू टाइप के क्वेश्चन है ये। आपको जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज नहीं होगी आप नहीं कर सकते हो। या तो एक ही काम होगा, तुक्का मारोगे, और तुक्का मारने से तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा है कि अब यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहला जो सबसे पहला बना है उसको लगाना है आपको। तो ये जरूर क्वेश्चन को पढ़ लेना है आपको कि भाई क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर में इसका मतलब ये हो गया कि पहले कौन सा स्टेट बना था। तो हरियाणा मैंने आपको बताया कि 1966 में बना, और सिक्किम जो होता है 1975 में बना, नागालैंड 1963 में बना था, और मेघालय 1989 मेघालय बना था 1972 के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कब बना था, क्योंकि देखो मुश्किल हो जाता है अगर ये इतने, एक तो इतने सारे होते हैं और इनको अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आप इनको अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला कौन सा बना है? देखो सबसे पहला बना है नागालैंड, यानी तीसरे नंबर का पहला आएगा। फिर उसके बाद में नागालैंड के बाद बना है हरियाणा, तो देखो तीसरा वन। और फिर उसके बाद में बन गया है 4 और 2, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब आपको बताना है कि सबसे पहला छत्तीसगढ़, आपको पता है 2000 में बना। ये जो अरुणाचल प्रदेश है 1987 में बना था अरुणाचल प्रदेश, किसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गोवा और अरुणाचल प्रदेश एक ही साल में बने थे 97। और झारखंड, देखिए झारखंड 2000, और सिक्किम 1975। तो सबसे पहले कौन सा बना था आप देख लो। यहाँ पर सिक्किम 4th नंबर वाला पहला बना है। और
फिर उसके बाद में दूसरा। तो देखो इसी से आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको 2 का भी नहीं पता है तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2000 देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा है। अब बताओ इसमें कोई तुक्केबाजी, और ये मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, ये सब पिछले सालों के क्वेश्चन पूछे गए। तो जो अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो फिर आप सोचोगे पैटर्न बदल गया। अरे पैटर्न तो बदल गया, वो बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी बदल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर गोवा। तो गोवा देखो बार बार ये गोवा बना था 1987 में, और तेलंगाना 2014 में बना, झारखंड 2000 में बना, और हरियाणा 1966 में बना। अब यहाँ पर पूछ रहा है सही से पढ़ना है दीज क्रोनोलॉजिकली। तो आपको यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पूछा है, तो सबसे पहले आपको यही बताना पड़ेगा। क्रोनोलॉजिकल मतलब यही होता है कि सबसे पहले कौन सा बना है। तो देखो इसमें सबसे पहला कौन सा बना है, इसमें बना है हरियाणा, तो 4th नंबर वाला पहला आ जाएगा ये। और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आ जाएगा गोवा, तो पहले नंबर का फिर आ जाएगा, फिर पहले नंबर का आ जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा तीसरे नंबर का झारखंड, और फिर आ जाएगा यहाँ पर ये सेकंड नंबर का। तो देखो 4 4 1 4 1 कौन सा है, देखो 4 1 कौन सा है, 4 4 1 3। हाँ देखो यही वाला आंसर है इसका, बी आंसर है इसका। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2014 में पूछा गया था। उत्तराखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड 2002 में, 2002 में नहीं, 2000 में। और यूपीपीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हो 2000 उसके अंदर। और देखो यहाँ पर पूछा गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किस एक्ट के अंदर किया गया था, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1975 के अंदर। इंटीग्रेट, अगर यहाँ पर एसोसिएट स्टेट होता है तो एसोसिएट जो है वो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। तो ये पता होना चाहिए आपको, एसोसिएट स्टेट और इंटीग्रेट स्टेट, इसके बारे में ऐसा कंफ्यूज करके आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो क्रोनोलॉजी आपको बताना है सबसे पहला। तो देखो छत्तीसगढ़ 2000 में बना, अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, झारखंड भी 2000 में बना। ये सबसे फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, मैंने दोबारा स्लाइड रख दी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज। देखो नया स्टेट बनाने की जो पावर है वो केवल पार्लियामेंट के हाथ में, मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट के हाथ में कुछ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्पावर टू ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के हाथ में होता है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, कम कर सकती है, नाम चेंज करती है, वो सब पार्लियामेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में कुछ होता है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली वॉज 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में हुआ था, उसके अंदर ही एक आर्टिकल ऐड किया गया था 239AA। इस एक्ट के अंदर स्पेशल प्रोविजन है दिल्ली के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी में, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, गोवा नहीं है। अब बात करते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 3। तो अंडर आर्टिकल 3 के प्रोविजन दे रखे, मैंने आपको बताया था कि अंडर आर्टिकल 3 के अंदर आप बाउंड्री को चेंज कर सकते हो, एरिया को बढ़ा सकते हो, और जो नया स्टेट बना सकते हो, लेकिन एडमिशन और स्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। ये आर्टिकल 2 की बात है। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है तो ये डी। कमीशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज कब बना था, 1956 के अंदर ये कमीशन। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के अंदर, ये याद रखना। न्यू स्टेट और इफ द न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड विच शेड्यूल। देखिए फर्स्ट शेड्यूल में बात होती है इसकी, अगर कुछ भी नया मतलब कि कुछ चेंज करना होता है तो फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल आंसर इसका। पावर टू इंक्लूड और एडमिट, देखो पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू, पार्लियामेंट के हाथ में पावर दी गई। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, समझ गए आप, और लेकिन यूपीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सब किसी को लगेगा अरे नहीं नहीं प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, अरे नहीं नहीं कोई कहेगा नहीं नहीं प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है उसके हाथ में। अरे भैया पार्लियामेंट को पावर दे रखी है अंडर आर्टिकल 2 के अंदर। बात करते हैं ये आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज अ, देखो 1953, मैंने आपको बताया कि 1 अक्टूबर 1953। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू कन्फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। आंध्र प्रदेश बनाया गया था लैंग्वेज के आधार पर। दूसरा यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ये, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग देखो डिसेंडिंग ये जो इसके अंदर पहले एक मैंने शायद राजस्थान नहीं बताया, तो 1958 के अंदर, सॉरी 58 के अंदर, यहाँ पर एक सेकेंड, 1958 के अंदर राजस्थान की फॉर्मेशन हुई।
तो 19 देखिए, ये जो राजस्थान था 1958 के अंदर बना, और महाराष्ट्र 1960 में बना, और हरियाणा 1966 में बना। तो यहाँ पर पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि पहला कौन बना था, तो देखो ये वाला डी ठीक है, ठीक है, डी आंसर है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहला कौन बना वो नहीं, सबसे बाद में कौन बना। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला कौन बना उसके बारे में लिखना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बाद में कौन बना था उसके बारे में लिखना था। अब देखिए करेक्ट सीक्वेंस फॉर्मेशन, देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो सिक्किम पहले चलो कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, कहाँ से, नागालैंड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो नागालैंड कब बना था 1963 के अंदर, और फिर उसके बाद में मेघालय, तो मेघालय बना 19, और देखो मेघालय कब बना था यहाँ पर मेघालय के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बना था 1972 70, एक सेकेंड, ये 7 कब बना था 19, इसको शायद तो मेघालय बना 1972 के अंदर, और एक सेकेंड, मेघालय बना 1972 के अंदर, मेघालय होगा। सिक्किम बना था 1975 के अंदर, और अरुणाचल बना था 1987 के अंदर। तो क्या पूछ रहा था, असेंडिंग ऑर्डर पहला कौन सा बना, तो पहला बना नागालैंड, ठीक है, नागालैंड देखो कहाँ पर आ रहा है, नागालैंड, पहला नागालैंड बना, ठीक है, यही आंसर है इसका, नागालैंड बना। उसके बाद में बना हमारा मेघालय, ठीक है, उसके बाद में बना सिक्किम 1975 में, ठीक है, तो पहला वाला आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, who among the following has the executive power to admit or state in union or establish new state। तो पार्लियामेंट के हाथ में होती है। आर्टिकल 1 of the Indian Constitution is group of the state, federation of the state, union of the state। जब इस पर क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है, बहुत से बच्चे लगा देंगे फेडरेशन ऑफ द स्टेट या कुछ भी, लेकिन जिनको पता होगा वो यही लगाएंगे। दूसरा, यूनियन टेरिटरी इन इंडिया एडमिनिस्टर बाय, यूनियन टेरिटरी जो देखो इंडिया के अंदर जो यूनियन टेरिटरी ना प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली कर सकता है, इनडायरेक्टली कर सकता है। इनडायरेक्टली का मतलब वहां पर कोई गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके, लेकिन यूनियन टेरिटरी सारी की सारी प्रेसिडेंट के अंडर आती है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। तो कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, देखो नॉट नहीं है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये भी है। डिमिनिश द एरिया, कम कर सकते हो। ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट में इंक्लूड इन द यूनियन टेरिटरी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। अगर आपको न्यू स्टेट फॉर्म करनी है तो आप इंक्रीज, प्रोविजन नहीं है, उसका एरिया इंक्रीज कर सकते हो, डिमिनिश द एरिया कर सकते हो, ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, और स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। तो देखो ये वाला नहीं है, डी वाला, ठीक। अगर आप अपना आर्टिकल जो इसके अंदर 3 पढ़ा हो, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैटर ऑफ द करेक्ट नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट। तो पार्लियामेंट में वाइल लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, ये बात सही है, बिल्कुल गलत पकड़ना है हमको, गलत स्टेटमेंट पकड़ना है। तो सच लॉ सेल कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल। हाँ ये भी बात ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर ये बोला कि सच लॉ सेल बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अंडर आर्टिकल 368, ये एक बात गलत है। अंडर आर्टिकल 368 के अंदर जब भी आर्टिकल 2 और 3 को मतलब इनके अंदर अमेंडमेंट किया जाता है तो वो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इसी वजह से आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास। तो देखो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ है सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये वाला आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सिंपल ऑर्डिनरी लॉ और सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए बस। दूसरा है असर्शन रीजनिंग वाले, ये क्वेश्चन अपने आप में काफी डिफिकल्ट होते हैं। इंडिया इज नॉट अ यूनियन, ये गलत बात है। इंडिया एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो इसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया। तो असर्शन गलत है, असर्शन इज फॉल्स, तो आप सीधा लगा सकते हो असर्शन इज फॉल्स। ये वाला देखो, ये एक ही स्टेटमेंट से पता लग जाता है यहाँ पर, या दूसरा भी पढ़ सकते हो। द यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू ऑल्टर द एरिया बाउंड्री नेम ऑफ द स्टेट विदाउट द इट्स कंसेंट। तो वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करना हो, वेस्ट बंगाल का एरिया कम करना हो, बढ़ाना हो, तो वहाँ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार यूनिलैटरली उसको चेंज कर सकती है, मतलब पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। तो इसका जो आंसर है वो डी है।
नेक्स्ट, द कमीशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वाज एस्टैब्लिश। दोबारा क्वेश्चन हो रहा है 1856 वैसे मैंने पीछे करा दिया है। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, आयोग ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे। और हाँ, इसका एक जवाब दे सकते हो वहाँ पर कि ये वाला क्वेश्चन रह चुका था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विद द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। तो देखो, एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट, आप एडमिशन नहीं कर सकते हो न्यू स्टेट का। ये तो अभी 2022 में पूछा था, बीच ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बीन मेड द नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1991 के अंदर। तो देखो मित्रों, ऐसा आपने देखा कि किस टाइप के फाड़ू क्वेश्चन भी पूछे हैं, इजी क्वेश्चन भी पूछे हैं और रट्टा मार कर याद करने वाले क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो अगर कोई कहने लगा, किसी ने 8-10 टेस्ट सीरीज लगा लिया और 8-10 टेस्ट सीरीज लगा कर वो एग्जाम में बैठ कर ये बोल दे कि भाई मेरा निकल गया, तो आप कैसे विश्वास करोगे? इतना मुश्किल है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और तो कोई मतलब जैसे तुक्केबाजी लगाए वहां पर 1-2 क्वेश्चन ठीक कर सकता है, तो सारे थोड़ी कर देगा। 150 क्वेश्चन होते हैं, कट ऑफ से ऊपर ले जाना पड़ता है। और इस बार से अगर 2 शिफ्ट में पेपर हो गया, तो अभी जो मसला चल रहा है नॉर्मलाइजेशन वाला, तो उसमें तो और दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए तैयारी जब भी करो तो कम्प्रहेंसिव तैयारी करो। नॉर्मलाइजेशन हो या फलाना हो या ढिमकाना, उससे कोई लेना देना नहीं होता है भाई। इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को वीडियो बनाता नहीं है। मतलब ठीक है, व्यू आ जाते हैं उस पर और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आयोग के हाथ में है जो भी कुछ करे। हम मैंने जैसा आपको बोल दिया है कि आयोग के बारे में आपको बोल दिया, ये जितने भी पीसीएस हैं खुले सांड होने का मतलब यही, इनको कोई लेना देना होता नहीं है किसी चीज से, स्टूडेंट से या। और दूसरी बात, सरकार की गलती होती है, सरकार को ही ये जवाब देते हैं और किसी को जवाब नहीं देते। जो सरकार पर दबाव बनाना चाहिए आपको, ना कि इन पीसीएस वालों पर। तो हम अपना ये लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।